हाँ जी बच्चे, तो बेटा 5 तक जो क्वेश्चंस थे वो मैं आज आपको लास्ट लेक्चर में आपको समझा दिए थे मैंने। तो बेटा अब हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कौन से लेसन का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेसन की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसका 6th क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। 6th क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज ए होमोलोगस सीरीज। मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, जैसे एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा सभी को पता है। मैं एल्केन के माध्यम से बेटा सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी बच्चे, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो है होमोलोगस सीरीज का। तो मैंने बच्चे आपको होमोलोगस सीरीज करवा भी रखी है, ठीक है। और होमोलोगस सीरीज का बहुत अच्छा एग्जांपल बेटा हम एल्केन ले सकते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पर। तो बेटा होमोलोगस सीरीज को समझने के लिए हमने एल्केन फैमिली का सहारा लिया। एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, सभी को पता है, और n का मान 1 से स्टार्ट हो जाता है। अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे CH4 मिलेगा, 2 पुट करेंगे C2H6 मिलेगा, 3 पुट करेंगे C3H8 मिलेगा, 4 पुट करेंगे C4H10 मिलेगा, और इसी तरह से आपने देखा इन सारे के सारे जो हमारे पास ये मेंबर्स हैं इनका सबका एक ही जनरल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से इनको प्राप्त किया गया है, नंबर 1 चीज। दूसरा, किसी भी होमोलोगस सीरीज के प्रत्येक 2 मेंबरों में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, CH2 का। और किसी भी होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चे क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। और लगभग मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होते हैं। तो बेटा अगर कोई भी सीरीज कंपाउंड्स की ये जो मैंने बातें बताई 4-5 उनको फॉलो करती है तो वो होमोलोगस सीरीज कहलाती है। तो आइए बच्चे पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज में क्या लिख रखा है। होमोलोगस सीरीज रेफर टू सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच, लिख रखा है ना, ऐसे कंपाउंडों की सीरीज जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो। खैर भाई हमारे एल्केन्स में तो फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। अगर पहले मेंबर में OH होता तो सब में भी OH होना चाहिए था। कहने का मतलब ये है, अगर फंक्शनल ग्रुप है उस सीरीज के किसी भी एक मेंबर में तो वही फंक्शनल ग्रुप सभी में पाया जाएगा। अगले कंडीशन, प्रत्येक 2 मेंबरों के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने एल्केन का एग्जांपल लेकर समझाया है। इन्होंने ये 3 अल्कोहलिक फैमिली के मेंबर उठा लिए, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। आपने देखा OH ग्रुप अगर पहले मेंबर में तो दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। और प्रत्येक 2 मेंबरों के बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2 का। और इन तीनों मेंबरों का एक जनरल फॉर्मूला भी है जिनसे इनको प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों मेंबरों की बेटा मैंने बताया केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होगी, और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो ऐसी बच्चे अगर कंडीशन कोई भी मेंबर्स फॉलो करते हैं तो वो होमोलोगस सीरीज के मेंबर कहलाए जाएंगे, ठीक है बेटा। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। उसके बाद बच्चे हमारे पास अगला है, कहते हैं एक हमारे पास कंपाउंड दे रखा है इथेनॉल। अब सभी को पता है भाई इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, जिसको खोलकर लिखा जाए तो CH3CH2OH लिखा जा सकता है, जो कि एक अल्कोहलिक फैमिली का मेंबर है जो शराब में भी डलता है। तो बच्चे कहते हैं आपको एक बीकर में इथेनॉल दे रखा है, ठीक है, और एक बीकर में इथेनोइक एसिड दे रखा है। आप पता लगा सकते हो, ये सारी बात छोड़िए, एक ही बीकर है, उसी बीकर में आपके पास एक कंपाउंड दे रखा है, आपको नहीं पता वो इथेनॉल है, आपको नहीं पता वो इथेनोइक एसिड है। क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे आप बता सकते हो कि कौन सा कंपाउंड आपको बीकर में दिया गया है? बिल्कुल बता सकते हैं। कहते हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, पहले इसके लिए कुछ समझते हैं। आपने देखा मैंने थोड़ा सा किताब वालों ने उल्टा करके लिखा है आपको समझाने के लिए, C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH 3 मॉलिक्यूल बना दिए। आपने देखा यहाँ पार्शियल माइनस चार्ज होगा ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन में पार्शियल प्लस होगा। आपको बच्चे बताना चाहूंगा कि जब इस तरह के चार्ज हो मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, तो उसको डायपोल बोलते हैं, डायपोल, ठीक है। तो आपने देखा इसका डायपोल का माइनस वाला सिरा दूसरे डायपोल के प्लस वाले सिरे को, और फिर उसका माइनस वाला सिरा तीसरे के प्लस वाले सिरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से अल्कोहल में इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन हो और इधर ऑक्सीजन लगा लो फिलहाल क्योंकि छोटी क्लास है। तो आपने देखा अल्कोहल के सभी मॉलिक्यूलों में एक एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जबकि अगर मैं एसिटिक एसिड लूँ CH3COOH, CH3COOH, आपने देखा यहाँ पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस। आपने चीज नोट करी, 2 मॉलिक्यूल के बीच में ऊपर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई और नीचे से भी। तो आपने देखी एक चीज, वहां 2 मॉलिक्यूल के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कहने का मतलब है ताकतवर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर है, जिसके कारण से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा पाया जाएगा। आप बॉइल करके देख लीजिए, आपको बीकर में जो भी कंपाउंड दिया गया है उस आप उसको बॉइल कर लो, अगर बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा आता है तो समझ जाना अल्कोहल नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है।
लिख रखा है ना, इन द फिजिकल प्रॉपर्टी जो इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम पाया जाता है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड भी कह सकते हो, इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो। ठीक है, कहते भाई इथेनॉल का कम क्यों पाया गया इथेनोइक एसिड के कंपैरिजन, बिकॉज जो इथेनोइक एसिड है, ठीक है, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मैंने बता दिया स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि दो बारी क्या पाई जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर। अब बच्चे बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर। तो मैं बता दूं बच्चे, हमारा जो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड है वो एक थोड़ा सा, मतलब मैं इतनी कहूँगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अल्कोहल के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है। और जब ये एसिड है, अगर मैं मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या बनेगा, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि अल्कोहल को अगर मैं सोडियम के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाऊं तो कोई भी एक्शन नहीं होता। तो इससे बात समझ में आई आपको कि अगर आपके बीकर में जो रखा गया कंपाउंड है, आप उसमें चुटकी भर क्या डालिए, सोडियम बाइकार्बोनेट डालिए। अगर आपको बबल्स नजर आते हैं CO2 के तो समझ जाना लिया गया कंपाउंड कौन सा था, इथेनोइक एसिड। और अगर बबल्स नजर नहीं आते तो समझ जाना भाई लिया हुआ कंपाउंड कौन सा है, हमारा कोई अल्कोहल है। तो इस तरह बच्चे हम दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। और बच्चे अब अगला क्वेश्चन आता है, वाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से करवा रखा है कि मिसल कैसे बनते हैं। आपको याद भी होगा मैंने अपनी वीडियो के अंदर डाला था, देखिए कुछ इस तरह का बताया था। ये हमारा कपड़ा है, कपड़े के ऊपर डस्ट ऑयल है, ऑयल के ऊपर डस्ट है, और इस कपड़े को हमने पानी के अंदर डाल दी। जैसे साबुन लगाएंगे, साबुन का मोलिक्यूल का मैं दोबारा से लिख देता हूँ, RCON, यहाँ से टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, RCO-। अब R को हम ऐसे लिख सकते हैं और ये CO- वाले पार्ट को ऐसे। मैंने बताया था बच्चे हमारा अल्काइल ग्रुप ऑयल के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो जो नॉन पोलर पार्ट है वो ऑयल की तरफ हो जाएगा, पोलर वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, वाटर की तरफ। इसको मिसल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मिसल। और आपने देखा मिसल में जो ये आयनिक पार्ट होगा साबुन के मॉलिक्यूल का वो वाटर की तरफ होगा। तो हमसे पूछा क्या गया, पहले तो ये देख लेते हैं। कहते ये बताइए कि मिसल बन जाता है जब साबुन को पानी में लगाया जाए या डाला जाए। लेकिन कहते क्या मिसल तब भी बनेगा अगर आप पानी की जगह इथेनॉल ले लोगे, मतलब कपड़े को आप शराब में डालकर धो रहे हो, सीधी सी बात ये। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, साबुन का मॉलिक्यूल, ठीक है, आपको पता उसके दो एंड होते हैं। भाई देखो मैं अपनी किताब खराब कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे उसके दो ही एंड है, ठीक है, और दोनों एंडों की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ये नॉन पोलर होता है और ये पोलर होता है। लिख रखा है ना, जो नॉन पोलर होगा, जो पोलर होगा, ठीक है, वो पानी की तरफ जाएगा, वो हाइड्रोफिलिक होगा, पानी की तरफ जाएगा। जबकि दूसरा एंड है जिसको हम टेल बोलते हैं, वो हाइड्रोफोबिक होगी, वो पानी की तरफ नहीं जाएगी, पानी से दूर जाएगी। कहता है जब साबुन को पानी में लगाया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल किस तरह ओरिएंट हो जाते हैं, सभी को पता है। टेल तो चली जाती है अंदर की तरफ और हेड चला जाता है बाहर की तरफ। ये देखो, टेल चली जाती है अंदर की तरफ और हेड चला जाता है बाहर की तरफ। अब ठीक है भाई, ये क्लस्टर यानी गुच्छा बन जाता है, और इसी गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, मिसल बोलते हैं। अब मेन चीज तो ये है ना भाई, कहते क्या अगर पानी की जगह इथेनॉल ले ले कपड़े धोते वक्त तो क्या मिसल बनेगी। भाई एक बात बताओ, अल्कोहल भी तो पोलर है पानी की तरह। अगर मैं इस बाल्टी के अंदर पानी की जगह इधर बाहर क्या ले लूं, अल्कोहल ले लूं, तो ये मेरा हेड है ना, अल्कोहल की तरफ चला जाएगा, तो मिसल तो बनेगी। लिख रखा मिसल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस इन पोलर सोलवेंट। तो इथेनॉल भी पोलर है भाई पानी की तरह, तो दिक्कत ही कुछ नहीं है। तो हाँ भाई मिसल बनेगी हर पोलर सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। अगर आप साबुन अप्लाई करोगे एक ऐसे लिक्विड के अंदर जो पोलर है तो मिसल बनेगी। लेकिन अगर आप सोचो भाई कपड़ों को किस में धो रहे हो, डीजल में, पेट्रोल में, और साबुन लगा रहे हो, मिसल बनेगी, नहीं बनेगी, कि डीजल और पेट्रोल नॉन पोलर होते हैं। अगला कहते हैं वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। कहते हैं कार्बन और उसके कंपाउंडों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। बताया था बच्चे इंसान स्वार्थी है। कार्बन और कंपाउंड, मैं मानता हूँ बच्चे देखो सारे अच्छे नहीं है, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड ऐसे जिन्हें कारण पोल्यूशन हो रहा है। तो पोल्यूशन मायने नहीं रखता, हमें तो बस एनर्जी चाहिए, अपना काम बनना चाहिए। तो बेटा कार्बन और कंपाउंड है ना, उनका इस्तेमाल ईंधन के रूप में दो कारणों से किया जाता है। पहला, कार्बन और उसके कंपाउंड है ना, जलने के बाद बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी देते हैं, मतलब उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है। दूसरा कह रखा है क्लीनर फ्यूल है। भाई नहीं, ये तो गलत है चीज। हाँ चलो ये क्लीनर लिख लिया, मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह से ये गलत है। कुछ कार्बन कंपाउंड क्लीनर है, जैसे LPG गैस है। अब LPG को देख लो, क्लीनर फ्यूल है। लेकिन बहुत सारे भाई कार्बन कंपाउंड ऐसे भी तो है, जैसे डीजल हो गया, कितना ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है। तो आपने देखा इन दो कारणों के कारण, मतलब ये थोड़े से क्लीनर है कुछ,
कुछ कार्बन और कंपाउंड क्लीनर है और साथ साथ वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब हाई एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, दैट इज वाई दे आर यूज्ड एज ए फ्यूल। उसके बाद बच्चे बात आती है, आपको मैंने बताया था कि अगर साबुन को हार्ड वाटर में लगाया जाए ना तो साबुन झाग नहीं बना पाती क्योंकि स्कम बन जाता है। तो वही पूछ रखा है अगले क्वेश्चन में, कहता है ये बताइए कि स्कम कैसे बनता है जब साबुन को हार्ड वाटर में डाला जाता है। तो मैंने बताया था हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, अगर आप साबुन को ऐसे पानी में लगाओगे या अप्लाई करोगे, ठीक है, जिसके अंदर इम्प्योरिटी होगी तो साबुन के मॉलिक्यूल का सोडियम रिप्लेस कर दिया जाएगा कैल्शियम के द्वारा। अब साबुन सोडियम साल्ट नहीं रह जाएगी, साबुन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिख रखा है ना, कहते हैं साबुन के अंदर जो कार्बोक्सिलेट आयन है मतलब ये C17H35CO Na वाला जो पार्ट है वो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बना देगा। कैसे, ये सोडियम हट जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा। आपने देखा जैसे कैल्शियम आया तो ये कैल्शियम साल्ट बन गया। अब अगर ये बन जाएगा साबुन में तो ये टूटकर मिसेल नहीं बना पाएगा और मिसेल नहीं बना पाएगा तो चिपक जाएगा कपड़ों के साथ, तो इसलिए इसको स्कम बोलते हैं। देखा आपने, सोडियम अलग हो गया है, सोडियम का स्थान किसने लिया, कैल्शियम ने। मैग्नीशियम हुआ तो मैग्नीशियम भी वही काम करेगा, सोडियम को हटाकर खुद हो जाएगा, लग जाएगा। तो इस तरह जो मैग्नीशियम वाला साल्ट बन चुकी है अब साबुन, सोडियम साल्ट नहीं रही साबुन, सोडियम तो निकल गया, अब वो मैग्नीशियम या कैल्शियम साल्ट बन चुके हैं। दोनों ही हालातों में ये दोनों कंपाउंड जो बने हैं साबुन से ये झाग नहीं बना पाएंगे, मिसल नहीं बना पाएंगे। और आपको पता है जब झाग नहीं बन पाएगा तो कपड़ा भी साफ नहीं हो पाएगा। अगला कहता है व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर। सभी को पता है, बहुत अच्छी तरह पता है कि साबुन है ना, साबुन बेसिक होती है। अगर ये बेसिक है बेटा तो बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू करते हैं, तो बिल्कुल रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा अगर हम लिटमस अप्लाई करेंगे साबुन पे। लेकिन हाँ, रेड अप्लाई करना, ब्लू अप्लाई करोगे तो ब्लू रहेगा, क्योंकि आपको पता है बेस है ना, ब्लू लिटमस के रंग को चेंज नहीं करते। उसके बाद हमसे पूछ रखा है कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है। सभी को पता, भी नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोजिनेशन है, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं। तो लिख रखा है हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और आपको पता है बेटा हाइड्रोजन वहीं ऐड होगी जहां पे हाइड्रोजनों की कमी होगी। तो एल्केन में तो बेटा कमी होती ही नहीं, क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला तो सभी को पता है, CnH2n प्लस में 2 होता है। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n माइनस में 2। तो आपने चीज नोट करी कि इनमें कमी है। ये हमारा एल्कीन एल्केन बना सकता है, एल्काइन भी एल्कीन बना सकता है, एल्काइन हमारा एल्केन भी बना सकता है अगर हाइड्रोजन मिले। तो हाइड्रोजन को अगर हम ऐड करवाएंगे तो सिर्फ इन दोनों में करवा सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन में। एल्केन के पास तो भाई अपने बॉन्ड पूरे हैं कार्बन के, एल्केन के अंदर कार्बन के पास सफिशिएंट हाइड्रोजन है, वो नहीं लेगा, कुछ भी कर लो। तो देखो क्या लिख रखा है, कहते हैं हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन केवल किस में कर सकते हो, किसमें कर सकते हो बच्चे, केवल और केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, यानी कि उन कंपाउंडों में जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। कहने का मतलब एल्कीन और एल्काइंस में। तो अगर मैंने बता ही दिया, अगर आप एल्कीन या एल्काइंस को हाइड्रोजन दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सैचुरेटेड यानी कि एल्केन में। दे रखा है ना, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन गिव्स एल्केन। और आपको एक रिएक्शन करवाई भी थी वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने वाली। वेजिटेबल ऑयल में अगर हाइड्रोजन डाल दी जाए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो क्या बन जाता है, वेजिटेबल घी। वीडियो में डाल रखी है हर चीज। तो इसका मतलब है इसमें हाइड्रोजन डाली जा सकती है। इसका मतलब वेजिटेबल ऑयल क्या होगा, डबल बॉन्ड वाला होगा या ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा, और वेजिटेबल घी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड वाला होगा। समझ में आ गई बात। तो बच्चे आशा करता हूं कि आपको हाइड्रोजिनेशन भी समझ में आ गई होगी। अब चलिए, हमसे क्या पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। भाई हाइड्रोजिनेशन भी तो एक एडिशन रिएक्शन थी, तो एडिशन रिएक्शन तो बच्चों वही शो करेंगे जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। मतलब एल्कीन और एल्काइन छांटने हैं हमें, और एल्कीन और एल्काइन छांटने हैं ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। एल्केन वो होते हैं, एल्केन वो होते हैं जिनमें कार्बन जितने हो ना, कार्बनों की संख्या डबल कर लो, उससे भी ज्यादा हाइड्रोजन हो। लेकिन एल्कीन वो होते हैं जिनमें जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होगी, और एल्काइन वो होंगे जिनमें जितने कार्बन होंगे उसके डबल से कम हाइड्रोजन होगी। तो बस अब ये छाट लो कि वो कौन से हैं इनमें जिनमें जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन है, या जितने कार्बन है उसके डबल से कम हाइड्रोजन है। C2H6 डबल से ज्यादा हाइड्रोजन नहीं भाई, ये तो एल्केन है, ये नहीं करेगा। C3H8 3 दूनी 6 से भी ज्यादा है हाइड्रोजन, ये भी नहीं करेगा, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। C3H6 मिल गया, एक एल्कीन मिल गया। C3H6 वाला जो कंपाउंड है ये एक एल्कीन है भाई, और ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। C2H2 ये एल्काइन है,
2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, तो ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। CH4 एल्केन है भाई, तो सिर्फ 2 करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखना एडिशन किसी प्रकार का हो, चाहे एडिशन हाइड्रोजन का हो, चाहे एडिशन किसी भी चीज का हो, एडिशन रिएक्शन वही शो कर सकते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आइए 14वां क्वेश्चन करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कहते हैं एक ऐसा टेस्ट बताइए जिससे हम इजीली पता लगा सके कि बटर है सामने दी गई चीज या कुकिंग ऑयल है। अब वही बात है, पिघले हुई अवस्था में आपको बटर दे दिया, क्या पता बटर ना हो वो कुकिंग ऑयल हो। जैसे देसी घी कह दे कोई, आपको रिफाइंड पकड़ा दे और कह दे देसी घी है, तो अब सीधी सी बात है भाई, बटर और कुकिंग ऑयल में कैसे डिफरेंशिएट करोगे। कहते हैं जो कुकिंग ऑयल होता है ना वो अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, और जो बटर होता है वो कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड वाला। तो बेटा मैं आपको बता दूं, 2 केमिकल्स होते हैं जिसकी सहायता से हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंडों की पहचान कर सकते हैं। एक केमिकल का नाम होता है बेयर रेजेंट, जो कैसा होता है, गुलाबी रंग का। आप जैसे कुकिंग ऑयल, आपको नहीं पता, आपको एक चीज दे रखी है, बटर या कुकिंग ऑयल में से आपको एक चीज दे रखी है, आपको नहीं पता कौन सी है। आप सीधा सा एक काम कीजिए, बेयर रेजेंट जो गुलाबी रंग का है उसके अंदर अपना दी गई चीज डालिए। अगर आपके द्वारा डाली गई चीज सिंगल बॉन्ड वाली हो, जैसे कि बटर है, तो गुलाबी रंग चेंज नहीं होगा, गुलाबी रंग ही रहेगा। लेकिन अगर गलती से आपके द्वारा डाला गया कंपाउंड जो है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हुआ ना, तो गुलाबी रंग कलरलेस हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो समझे, एक तो ये तरीका होता है, एक और तरीका होता है, पता है कौन सा, ब्रोमीन वाटर, जो यहाँ शायद ना लिखा हो। ठीक है, ब्रोमीन वाटर होता है बेटा येलो कलर का, उसमें भी यही हाल है, बटर डालोगे सिंगल बॉन्ड वाला डालोगे तो उसका येलो कलर फेड नहीं होगा, और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड डाल दोगे तो ब्रोमीन वाटर का जो येलो कलर है वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है बेटा, और आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चे कहते हैं एक्सप्लेन कीजिए कि क्लींजिंग एक्शन क्या है सोप का। तो भाई मेरे हिसाब से तो मैं पूरा आर्टिकल करवा चुका हूँ, चलो फिर भी दोबारा से करवा देता हूँ। आपको पता है जो क्लींजिंग एक्शन है सोप का, ठीक है, वो तभी हम बता सकते हैं अगर हम आपको ये समझा दें कि मिसेल कैसे बनता है। तो आपको पता है पहले तो साबुन के बारे में जांचते हैं, ये साबुन ही बनाएगी ना मिसेल। तो सोप्स क्या होती है आपको मैंने बताया था डिटेल में, सोडियम या पोटाशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। मान लो एक साबुन का मॉलिक्यूल लिखा होगा, सर ये कैसे लिखा है, अरे कुछ नहीं बेटा, 15 और एक 16 और एक 17, तो इसको मैं साबुन को और डाल के ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, C17H35 COONA। ये पूरा मॉलिक्यूल खोल के लिखा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और अब बात करते हैं कि मिसेल कैसे बनता है। आपको मिसेल कैसे बनता है उससे पहले मैं ये बताता हूँ भी कपड़ा गंदा कैसे होता है। मैंने बताया था पहले भी वीडियो में कि आपको पता है कि जो डर्ट होती है कपड़ों पर वो तभी चिपकती है अगर कपड़े के साथ कोई ग्रीस या फैट या ऑयल लगा हुआ है। तो अब वही बात है, मेरे शरीर से पसीना निकला, पसीने के साथ ऑयल निकला, ऑयल मेरे कपड़ों के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, और जैसे ही मेरे ऑयली कपड़ों के पास मिट्टी आई, धूल मिट्टी आई, तो उसने वो मिट्टी अट्रैक्ट कर ली और कपड़ा गंदा हो गया। अब गंदे कपड़े को सबसे पहले आप किस में डिप करोगे, पानी में। उसके बाद क्या लगाओगे, साबुन। साबुन जैसे ही बच्चे टूटेगी, पानी में अप्लाई करोगे, साबुन का मॉलिक्यूल टूट जाएगा। साबुन का जो मॉलिक्यूल टूटेगा, साबुन के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर भागने वाला पार्ट है, ठीक है, जो कि होता है हेड, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, वाटर की तरफ। और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो तो चली जाएगी ऑयल की तरफ, और हाइड्रोफिलिक पार्ट वो कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोफिलिक चला जाएगा पानी की तरफ। तो इस तरह एक क्लस्टर बन जाएगा, एक गुच्छा बन जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, मिसेल। ठीक है बेटा, और जब आपकी में रगड़ेगी तो मैंने बताया था, जब आपकी में रगड़ते हैं तो जो मिसेल बनता है, इसकी ये चेन जो बॉन्डिंग बना चुकी है इस गंदगी के साथ, ये हिलती हैं, और हिलेंगी तो या तो एक तरीका है कि ये टूट जाए, टूटती भी है 2-4 लेकिन सारी नहीं टूट पाती, तो लास्ट में ये इसको उखाड़ कर ले जाती, किसको, ऑयल को। ये मिसेल ऑयल को निकाल लेगी, और जब ऑयल निकल जाएगा तो डर्ट भी निकल जाएगी। तो आशा करता हूँ बच्चे ये 19 मिनट की 20 मिनट की वीडियो आपको समझ में आई होगी, जिसमें मैंने आपको बाकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं जो रह गए थे। ठीक है बेटा, थैंक यू।